हेलो बच्चों, कैसे हैं? बढ़िया। पढ़ाई कर रहे हैं? चलिए फिर, उम्मीद करते हैं पढ़ाई कर रहे होंगे। आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। और उससे पहले आज कुछ आपसे हम बताना चाहते हैं, ठीक है। और कोशिश करेंगे कि शायद इसको हम हर लेक्चर में ऐड करें, ठीक है। तो चलते हैं, जो बात है सो आपको बताते हैं, ठीक है। तो आप याद रखिएगा एक बात हमारा, ठीक है। और एक मैं खुद से नहीं लिखा हूँ, ये ऑलरेडी जो महान व्यक्ति हैं उनके द्वारा लिखा गया चीज़ है, उसको मैं शेयर करना चाहता हूँ। और मैं इसलिए ऐसा कर रहा हूँ ताकि आप लेक्चर स्टार्ट करने से पहले एक बार इन चीज़ों को अपने दिमाग में रखें, ठीक है। समझ में आया? और बात यह है, सुनिएगा अच्छे से। जिस दिन आपके सामने जिस दिन आपके सामने कोई समस्या ना आए, मान लीजिए आपके डेली लाइफ में, ठीक है, आपका लाइफ बिल्कुल एकदम टेंशन फ्री कट रहा है, कोई टेंशन नहीं आ रहा है, ठीक है। एकदम मस्त खा रहे हैं, पी रहे हैं, सो रहे हैं, ठीक है। फिर जग रहे हैं, फिर खा रहे हैं, पी रहे हैं, बात कर रहे हैं, घूम रहे हैं। तो आपका इसमें कोई समस्या का कारण ही नहीं है, कोई समस्या ही नहीं है, ठीक है। तो समझिए, जिस दिन आपके सामने कोई समस्या ना आए, ठीक है, आप यकीन कर सकते हैं, ठीक है, कि आप गलत रास्ते पर सफ़र कर रहे हैं। ये बात आप मान लीजिए कि आप गलत रास्ते चल रहे हैं, ठीक है। ये आपके दिमाग में कोई टेंशन नहीं है, बिल्कुल एकदम टेंशन फ्री जी रहे हैं, ठीक है। बिंदास जिंदगी चल रही है आपकी। तो समझ जाइए कि आप गलत रास्ते चल रहे हैं। उस दिन आपको पता चल जाएगा कि आप गलत रास्ते चल रहे हैं। तुरंत, ठीक है, रीसेट कीजिएगा अपने आप को, ठीक है। रीस्टार्ट जो बटन दबाते हैं, ठीक है, रीबूट जो करते हैं, रीबूट नहीं रीस्टार्ट बोलते हैं ना, रीस्टार्ट कर लीजिएगा, ठीक है। रीस्टार्ट करके फिर से अपने सिस्टम को, अपने बॉडी को, अपने दिमाग को, ठीक है, फिर से स्टार्ट कीजिएगा वहाँ से, ठीक है। यही कुछ शेयर करना था आपसे। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये इस बात को समझेंगे आप, ठीक है। और आप अपने लाइफ में कुछ, मेरी इस सब बातों से कुछ आपके लाइफ में ज़रूर चेंज आएगा, ठीक है। इस विश्वास के साथ हम इस चीज़ को शेयर किए हैं, ठीक है। और एकाग्रता पे, मतलब कि जो कंसंट्रेशन बोलते हैं, एकाग्रता हिंदी में लगता है कंसंट्रेशन को, उस पर भी हम बात करना चाहेंगे। क्योंकि जब आप लेक्चर देखते हो ना, उस समय आपको एकाग्र होना जरूरी है, कंसंट्रेट करना जरूरी है, ठीक है। तो उस पर भी एक लाइन है, छोटा सा, जल्दी से मैं बोल के आगे बढ़ता हूँ, ठीक है। एकाग्रता द्वारा उस अनंत शक्ति के अटूट भंडार के साथ मिल जाते हैं आप लोग, ठीक है। एकाग्रता के द्वारा उस अनंत शक्ति के अटूट भंडार के साथ मिल जाते हैं जिससे इस ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई है। मतलब कंसंट्रेशन करने से आप समझ सकते हैं कि जो हम, जिस भगवान ने हमको बनाया उनके साथ भी हम लोग जुड़ जाते हैं, ठीक है। तो समझिए कंसंट्रेशन का कितना महत्व है आपके लाइफ में। इसलिए पढ़ाई से पहले अपने आप को कंसंट्रेट कीजिए, जो हम बोल रहे हैं उसको ध्यान दीजिए। चाहे जो लेक्चर खत्म हो गया है उसको भी यदि आप दोबारा देख रहे हैं तो उसको भी समझिए, या फिर कभी भी कहीं भी लाइफ में हर एक मोड़ पे आप जहाँ भी हैं कुछ बोल रहे हैं तो कंसंट्रेट कीजिए, क्या बोल रहे हैं सोच समझ के बोलिए, हर चीज़ को ऊपर कंसंट्रेट करिए, ठीक है। सिर्फ लेक्चर का बात नहीं कर रहा हूँ मैं, लेक्चर तो करना ही है आपको, ठीक है, इस पर कंसंट्रेशन तो करना ही है। साथ साथ में अपने डेली लाइफ में भी कंसंट्रेशन की आपकी ज़रूरत है, ठीक है। तो चलिए, इस उम्मीद के साथ हम लेक्चर स्टार्ट करते हैं। और आपका कंसंट्रेशन पावर एकदम 100% डालिए, जो बात बोल रहे हैं सुनिए, ठीक है। और चलते हैं फिर। अभी तक हम लोग क्या बात कर चुके हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में। अभी तक हम लोग करंट के बारे में बात किए थे, डिफरेंट टाइप ऑफ करंट के ऊपर बात किया हम लोग। हमने बात किया किसके ऊपर, हमने बात किया आपको करंट डेंसिटी के ऊपर बात किया हमने। फिर हमने बात किया किस पे, ड्रिफ्ट वेलोसिटी पे बात किया हमने, ठीक है। आपको भी इसी तरीके से याद होना चाहिए टॉपिक बाई टॉपिक हर चैप्टर का। तो क्या होता है ना, मैं बता रहा हूँ, इससे ना ईजी हो जाता है आपके मन में। यदि हर टॉपिक घूम रहा है तो समझिए आप 50% आपको उस टॉपिक के बारे में सब कुछ क्लियर है। यदि किसी हर चैप्टर का यदि टॉपिक बाई टॉपिक आपको सब कुछ याद है, सिर्फ टॉपिक, हाँ इसका दिया था इसका दे, तो समझिए आपका 50% आपने प्रिपेयर कर लिया अपना सिलेबस, ठीक है। तो टॉपिक बाई टॉपिक याद रखना बहुत जरूरी है। फिर हमने क्या कंप्लीट किया था, ड्रिफ्ट वेलोसिटी का डेरिवेशन किया था हमने। फिर डेरिवेशन के बाद हमने क्या किया, रिलेशनशिप बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड करंट के ऊपर एक हम लोग I = NE/AVD करके निकला था, रिलेशनशिप निकाला था हमने।
फिर हमने क्या डिस्कशन किया था, हमने डिस्कस किया था मोबिलिटी, ठीक है, मोबिलिटी क्या होता है उसके ऊपर डिस्कशन हुई थी हमारी, ठीक है। मोबिलिटी म्यू इज इक्वल टू हमने लिखा था वी डी अपॉन ई, ठीक है। फिर उसके बाद हाँ उसके बाद हमारा आज का जो है ओम्स लॉ स्टार्ट करेंगे हम लोग, ठीक है। बात समझ में आ गई? तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं ओम्स लॉ। ये टॉपिक आप लोग ऑलरेडी इंट्रोड्यूस हो चुके होंगे 10th क्लास में, ठीक है। बट चलते हैं इसके ऊपर फिर से बात करते हैं और देखते हैं इसमें और आगे क्या आपको देखना क्या पढ़ना है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ओम्स लॉ। तो स्टेटमेंट क्या होता है ओम्स लॉ का? ये लॉ है, स्टेटमेंट चेंज नहीं कर सकते हम लोग, ठीक है। जो भी है स्टेटमेंट लॉ को तो कभी चेंज नहीं किया जाता है, लॉ लॉ होता है, ठीक है। हम लोग इसमें क्वेश्चन नहीं कर सकते ऐसा क्यों, किस लिए होता है, क्योंकि ये एक्सपेरिमेंट बेस्ड निकाला जाता है, ठीक है। तो जो भी लिखा गया उसको मान करके हम लोग उसी को लेकर के हम लोग चलते हैं आगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। इट स्टेट्स दैट एट कांस्टेंट टेम्परेचर, ओम्स लॉ क्या बोलता है कि कांस्टेंट टेम्परेचर पे एक कंडीशन है, द करेंट फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर, ठीक है, जो करंट किसी कंडक्टर के थ्रू जो फ्लो करता है एट कांस्टेंट टेम्परेचर पे ऑफ यूनिफॉर्म एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, और उसका जो कंडक्टर का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जैसा होता है यूनिफॉर्म होता है, मतलब ऐसा नहीं कि कहीं पतला कहीं मोटा, ठीक है। यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन एरिया होता है, वो क्या बोलता है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, जो करंट होता है आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टू द डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल अक्रॉस द टू एंड ऑफ द कंडक्टर, ठीक है। मतलब जो आई होता है किसी कंडक्टर के क्रॉस, ठीक है, यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन एरिया जिसके पास होता है और कांस्टेंट टेम्परेचर पे आई जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, पोटेंशियल डिफरेंस के अक्रॉस द कंडक्टर के, ठीक है। मतलब कहने का मतलब मैथमेटिकली क्या लिख सकते हैं, करंट आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस वी, ठीक है। यहाँ से अब आगे बढ़ेंगे तो आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी लिखेंगे, ये हटेगा, प्रोपोर्शनलिटी साइन हटेगा तो कांस्टेंट आएगा, और आई इक्वल टू क्या बन जाता है 1/r, एक कांस्टेंट होता है 1/r इंटू वी। आप लोग शायद बचपन से ही पढ़ते रहेंगे वी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई एंड वी इज इक्वल टू आई आर, ठीक है। यहाँ आर क्या है, कांस्टेंट है प्रोपोर्शनलिटी, लेकिन एक्चुअली ऐसा होता है आई डिपेंड करता है वी पे, ठीक है, समझ रहे ना। करंट डिपेंड करता है वोल्टेज पे, वोल्टेज डिपेंड नहीं करता करंट पे, ऐसे ही लॉ लिखा गया एक्चुअली में, ठीक है। आई डिपेंड्स ऑन वी, देन आई इज इक्वल टू 1/r ऑफ वी। 1/r क्या है, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी है, ठीक है, साइंटिस्ट ने खुद निकाल के दिया था 1/r। तो वहाँ से v इक्वल टू क्या हो गया आई आर, ठीक है, v इक्वल टू क्या हो गया आई आर, ठीक है। तो ये आपने पढ़ रखा होगा, v इक्वल टू आई आर 10th क्लास में आपने पढ़ रखा होगा। हियर r इज कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, r क्या है, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी है, एंड इसको पढ़ते क्या है, इट इज कॉल्ड रेजिस्टेंस ऑफ कॉइल। ये क्या कहलाता है, रेजिस्टेंस कहलाता है इसका, वायर का या फिर कॉइल का, जो भी बोलना बोल लीजिए, या फिर कंडक्टर का, ठीक है। क्लियर है? अब चलते हैं ये तो आप लोग 10th में भी पढ़े होंगे, थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से बताया मैंने, बट कुछ हद तक इसको भी आप 10th क्लास में पढ़ चुके थे, ठीक है। अब आगे बात करते हैं इसमें कि r का जो वैल्यू है, आप अभी तक नहीं जानते हैं कि r का वैल्यू कितना होता है। ऐसे आप पढ़ चुके थे कि ऐसे कुछ r इज इक्वल टू रो L/A ऐसा करके आपने पढ़ा था, ये भी आपने पढ़ा था। इसमें रो आप पढ़ते थे रेजिस्टिविटी ऑफ द कॉइल या फिर कंडक्टर, है ना, या फिर मटेरियल, जो भी बोलना बोल लीजिए आप, याद है, ये आपने पढ़ा था। बट आप आर का एक्चुअली क्या होता है, मतलब कैसे आता है आर का वैल्यू, वो आपको नहीं पता है, तो वो हम लोग आगे डिस्कस करेंगे, ये आपके लिए नया रहेगा, ठीक है। चलते हैं, देखते हैं कैसे आर का वैल्यू आता है और कितना होता है, उस पर बात किया जाए। हम लोग जानते हैं कि I इज इक्वल टू NEAVD निकल चुका था, ये फॉर्मूला याद है, रिलेशनशिप निकाले थे I इज इक्वल टू NEAVD, ठीक है। यहाँ N क्या है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, E इलेक्ट्रॉन है, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A है, VD क्या है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी है। और VD इक्वल टू भी आप पढ़ चुके थे उसके पहले में, ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला EV टाउ बाई M सब्सक्रिप्ट में E इंटू L। तो इसको आप रिप्लेस कीजिएगा तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, VD की जगह पे EV टाउ बाई MEL। MEE मैं बार बार बोल रहा हूँ, सब्सक्रिप्ट में होता है, हमेशा रिपीटेडली बोल रहा हूँ, गलती नहीं कीजिएगा, ठीक है। आप प्लीज़ रिक्वेस्ट गलती नहीं कीजिएगा, मतलब कभी भी। तो यहाँ से अब काम कीजिए, ये V क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस होता था, ठीक है, वायर के क्रॉस, ठीक है, तो V होता था पोटेंशियल डिफरेंस। यदि मैं क्या करूँ, इसको रीअरेंज करूँ, V/I कर लूँ, इधर I को इधर ले आता हूँ, अब बाकी सब टर्म को लेफ्ट साइड ले जाता हूँ, इसको लेफ्ट साइड से I को राइट साइड ले आते हैं,
अब बाकी जितना टर्म इसको ऊपर या नीचे बच जाता है उसको लेफ्ट साइड ले जाया जाएगा, तो क्या बन जाएगा, v बाई आई बन जाएगा, नीचे वाला टर्म चल जाएगा ऊपर चल जाएगा m e l बन जाएगा, और ऊपर में n e a e टाउ, तो ये बन जाएगा n e स्क्वायर, है ना, e 2 बार है, n e a स्क्वायर a टाउ बन जाएगा। तो v बाई आई इज इक्वल टू, ये देखिए ये सब एम ई क्या है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कांस्टेंट वैल्यू है, एल लेंथ ऑफ कंडक्टर कांस्टेंट वैल्यू है, करंट डेंसिटी किसी भी मटेरियल का कांस्टेंट होता है, ई का वैल्यू कांस्टेंट होता है, एरिया कांस्टेंट होता है, ठीक है, वायर कंडक्टर का एरिया कांस्टेंट है, टाउ क्या है, पार्टिकुलर फिक्स टेम्परेचर के लिए कांस्टेंट वैल्यू है, ठीक है। तो ये सब मिलाकर के एक कांस्टेंट हो गया, और इसी कांस्टेंट को हमने एक नाम दे दिया रेसिस्टेंस। क्या बोल दिया, रेसिस्टेंस। क्लियर है, समझ गए बात, ठीक है। तो यहां से हम लोग जान गए कि R का जो वैल्यू होता है वो एग्जैक्टली इतना होता है, m e मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू लेंथ ऑफ कंडक्टर अपॉन n e स्क्वायर ए टाउ, ठीक है। तो यहां से फॉर्मूला निकला v इज इक्वल टू आई इंटू आर, ठीक है। दिस इज कॉल्ड ओम्स लॉ, v इज इक्वल टू आई आर। ये एक्चुअल हमारा ओम्स लॉ का फॉर्मुलेशन है, समझ गए। यहाँ पे R इज इक्वल टू कितना लिखते हैं, m e l अपॉन n e स्क्वायर ए टाउ, ये होता है रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर, ठीक है, समझ गए बात। आगे बढ़ा जाए, चलिए आगे बढ़ते हैं, और इसमें एक चीज़ बता दें, यहाँ पे एक चीज़ देखिएगा आप, यहाँ पे क्यों कंडक्टर होगा, मतलब एक कंडक्टर ऐसा होगा, ठीक है, इसी का ना रेजिस्टेंस होगा, इसका एरिया हम लोग मान लेते हैं ए है, एरिया लेकिन वेरी कर सकते हैं, आप समझ रहे हैं। और रेजिस्टेंस के ऊपर आ जाते हैं आप, हम जानते हैं जैसे कि कैपेसिटेंस डिपेंड नहीं करता चार्ज और वोल्टेज पे, वैसे रेजिस्टेंस V और I पे डिपेंड नहीं करता है, R किस पे डिपेंड करता है, इस पैरामीटर पे डिपेंड करता है, ठीक है, बात समझ रहे हैं। उसको रिलेट कीजिए तब आपको अच्छा रहेगा, आपको दोनों चैप्टर रिवाइज होता रहेगा। कैपेसिटेंस जैसे डिपेंड नहीं करता है C एंड V पे, Q एंड V पे, सॉरी, कैपेसिटेंस C जो होता है वो डिपेंड नहीं करता Q एंड V पे, वैसे ही R जो है V एंड I पे डिपेंड नहीं करता है, ठीक है। R किस पे डिपेंड करता है, फिर R डिपेंड करता है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन पे, ठीक है, R डिपेंड करता है लेंथ ऑफ कंडक्टर पे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, लेंथ बढ़ा दीजिएगा कंडक्टर का, R बढ़ जाएगा। N है ना, करंट डेंसिटी, करंट बोल रहा हूँ, क्या बोलते हैं उसको, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पे डिपेंड करेगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा दीजिएगा तो रेजिस्टेंस घट जाएगा, ठीक है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाएगा, ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम कम हो जाएगा तो रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। ये तो खैर कांस्टेंट है, इसका तो उतना हम लोग नहीं बात कर सकते, इलेक्ट्रॉन का चार्ज हमेशा सेम ही रहेगा। एरिया को बात करते हैं, एरिया बढ़ा दीजिएगा तो रेजिस्टेंस घट जाएगा, एरिया घटा दीजिएगा तो रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। टाउ, ठीक है, टाउ जो होता है वो होता है रिलैक्सेशन टाइम, ठीक है, टू कंसेक्यूटिव कोलिजन, इलेक्ट्रॉन के बीच में जो कंसेक्यूटिव कोलिजन होता है उसके बीच का जो टाइम होता है उसको टाउ बोलते हैं, रिलैक्सेशन टाइम बोलते हैं, ठीक है। तो टेम्परेचर एक किस पे डिपेंड करता है, एक इलेक्ट्रॉन दूसरे इलेक्ट्रॉन को टकराने के ऊपर एक किस पे डिपेंड करता है, एक टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। टेम्परेचर बढ़ा देते हैं, ठीक है, तो ये क्या होगा, जल्दी टकराएगा, ठीक है, टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होगा, एनर्जी दे दी इलेक्ट्रॉन को, वाइब्रेट करेगा, जल्दी वाइब्रेट करेगा और जल्दी टकराएगा, तो रिलेशन टाउ का वैल्यू क्या हो जाएगा, टाउ का वैल्यू घट जाएगा, ठीक है, टाउ का वैल्यू घट जाएगा। टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होता है, टाउ का वैल्यू घट जाता है, और जब टाउ का वैल्यू घट जाएगा तो R क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, ठीक है। तो जितना जल्दी टकराएंगे उतना उनका क्या होगा, ड्रिफ्ट वेलोसिटी घट जाता है, ठीक है, समझ रहे बात। तो ये सब इस पे डिपेंड करता है R का वैल्यू, मतलब L और A यहाँ से हटा लेते हैं क्योंकि ये ज्योमेट्रिकल प्रॉपर्टी है ना, लेंथ और एरिया इसका ज्योमेट्रिकल प्रॉपर्टी है। बाकी मास ऑफ इलेक्ट्रॉन N E और टाउ क्या है, इसका मेटेरियल प्रॉपर्टी है। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन यदि मान लीजिए क्या बोलते हैं हमारा, सॉरी N मान लीजिए, यहाँ पे N मान लेते हैं, कॉपर के लिए अलग होगा, आयरन के लिए अलग होगा, ठीक है। E तो खैर कांस्टेंट रहेगा, टाउ भी क्या होगा, अलग अलग मटेरियल पे अलग अलग वेरी करेगा, हो सकता है आयरन के लिए 10 डिग्री सेल्सियस पे ज़्यादा टाउ हो जाए, कम टाउ घट जाए बहुत ज़्यादा, और कॉपर के लिए ना घटे, ऐसा भी तो हो सकता है, ठीक है। तो टाउ अलग अलग टेम्परेचर के लिए अलग अलग मटेरियल के लिए अलग होगा, तो ये मटेरियल प्रॉपर्टी है, ठीक है, समझ रहे बात। तो MENE स्क्वायर और टाउ, MENE स्क्वायर एंड टाउ एक मेटेरियल प्रॉपर्टी कहलाता है, और L बाई ए क्या करता है, ज्योमेट्रिकल प्रॉपर्टी कहलाता है। तो यहाँ से भी एक हम लोग कॉन्सेप्ट लेकर आए, इसको लिखने का नहीं अभी फिलहाल, R इज इक्वल टू
L/A को बगल में रख दीजिए और जो बच गया उसको एक नया नाम देते हैं, इसी को बोल देते हैं रेसिस्टिविटी। तो यहाँ से एक नया कॉन्सेप्ट मिला, रो इज इक्वल टू कितना बराबर होता है, ये होता है me/ne² टाउ के बराबर होता है रेसिस्टिविटी। इस वाले कांस्टेंट को एक नया कांस्टेंट मिला, इसको हम लोग रेसिस्टिविटी बोलते हैं। ठीक है, तो इसका कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ इतने का। रेजिस्टेंस, ओम्स लॉ क्या होता है, ओम्स लॉ कैसे कैसे आता है, V इक्वल टू आई आर, जो हम लोग एक्चुअली कैसे आता है, क्लियर हो गया आप लोग। आर किस पे डिपेंड करता है, ज्योमेट्रिकल एक प्रॉपर्टी, ज्योमेट्रिकल प्रॉपर्टी पे कैसे वेरी करता है, ये मटेरियल प्रॉपर्टी पे कैसे वेरी करता है। ठीक है, इतना क्लियर है। आगे बढ़ें, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे रेजिस्टेंस के ऊपर, थोड़ा सा और बात कर लेंगे हम लोग। ठीक है, रेजिस्टेंस के ऊपर बात किया जाएगा तो हम लोग रेजिस्टेंस का डेफिनेशन क्या लिखेंगे, रेजिस्टेंस इज डिफाइंड एज द अपोजिशन ऑफर्ड बाय अ कंडक्टर टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, रेजिस्टेंस क्या कहलाता है, ये अपोजिशन कहलाता है किसका, ये जो अपोज करने की प्रॉपर्टी को कहलाता है, करंट के अपोज करने की प्रॉपर्टी को रेजिस्टेंस बोलते हैं। ठीक है, जो कंडक्टर जितना ज़्यादा अपोज करेगा करंट को अपने एक्रॉस पास करने के लिए, ठीक है, उसका रेजिस्टेंस उतना ज़्यादा होगा। ठीक है, तो रेजिस्टेंस इज डिफाइंड एज क्या लिखाएगा, इट इज डिफाइंड एज द अपोजिशन ऑफर्ड बाय द कंडक्टर टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। क्लियर है। अब बात करते हैं, एक दो टाइप का कंडक्टर होता है हमारे पास, एक होता है ओमिक कंडक्टर, एक होता है नॉन ओमिक कंडक्टर। ओमिक कंडक्टर उसको बोलते हैं जो ओम्स लॉ को फॉलो करता है। ठीक है, तो आप देख पा रहे होंगे ये जो ओम्स लॉ का जब हम लोग ग्राफ बनाए थे, ओम्स लॉ ने जो ग्राफ बनाया था, उनके हिसाब से V और I का वैल्यू हमेशा कांस्टेंट रहता है और R के बराबर होता है। तो एक कांस्टेंट स्लोप मिलता है। ठीक है, थीटा जो होता है वो कांस्टेंट होता है। ठीक है, कांस्टेंट स्लोप मिलता है हम लोग को। I वर्सेस V ग्राफ कीजिएगा, एक्स एक्सिस के अलॉन्ग V हम लोग रखेंगे, पोटेंशियल रखेंगे, वाई एक्सिस के अलॉन्ग सपोज हमने क्या रखा, करंट रखा है। तो हम जब V वर्सेस I का ग्राफ जब हम लोग कि आप जब लैब में आपको यदि प्रैक्टिकल कराया जाएगा तो उसमें एक ग्राफ बनाया जाता है V वर्सेस I का, तो आप देख पाएंगे कि V वर्सेस I ग्राफ जो होता है वो एक स्लोप होता है, एक कांस्टेंट स्लोप बनता है हमारा। ठीक है, और इसके हर पॉइंट पे हमारा थीटा क्या होता है, कांस्टेंट होता है। ठीक है, तो यहाँ पे टेन थीटा यदि मैं लिखूँ तो ये हो जाएगा स्लोप ऑफ ग्राफ कहलाएगा। टेन थीटा क्या कहलाएगा, स्लोप ऑफ ग्राफ कहलाएगा। और टेन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, सपोज इस पॉइंट के लिए ये हो जाएगा एक्स एक्सिस पे V1, वाई एक्सिस पे I1, ये पॉइंट मान लेते हैं, कोई दूसरा पॉइंट है V2 I2। तो यहाँ से ये वैल्यू कितना है, ये लेंथ कितना है, ये पार्टिकुलर लेंथ कितना है, ये I1 है, और ये कितना है, V1 है। तो यहाँ से टेन थीटा इक्वल टू कितना हो गया, I1/V1। ठीक है, वैसे ही ये I2/V2, ये सब क्या होगा, हमेशा कांस्टेंट होगा, थीटा वेरी नहीं कर रहा है, ये सब कांस्टेंट रहेगा। और इक्वल टू कितने बराबर होगा, 1/r के बराबर होता है। ये वैल्यू कितने बराबर होता है, 1/r। तो यहाँ से बोल सकते हैं V1 इज इक्वल टू I1R1, V2 इज इक्वल टू I2R2 के इक्वल रहेगा, हमेशा कांस्टेंट स्लोप बनता है। क्लियर है, ओमिक कंडक्टर में स्लोप कांस्टेंट रहता है। जब बात करेंगे VI कैरेक्टरिस्टिक्स फॉर नॉन ओमिक कंडक्टर, यदि नॉन ओमिक कंडक्टर है तो आप I वर्सेस V का अगर ग्राफ बनाइएगा तो एक स्लोप कांस्टेंट नहीं होगा। ठीक है, ऐसे ऐसे गया फिर ऐसे मुड़ गया है, या फिर कभी कभी ऐसे होकर ऐसे मुड़ जाएगा, या फिर यहीं से ऐसे स्टार्ट हो जाएगा। ये आपको दिखेगा कि इसमें सेमी कंडक्टर, जब आप पढ़ेंगे सेमी कंडक्टर डिवाइसेस चैप्टर है आपका नेक्स्ट आएगा। ठीक है।
सो फ्रॉम अबव इक्वेशन वी कैन सी दैट इफ रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीजेस रेजिस्टेंस आर इंक्रीजेस। यहाँ तक उम्मीद करते हैं अब कोई दिक्कत नहीं होगी, समझ में आ ही गया होगा। अब बात कर लेते हैं, छोटा सा एक डेरिवेशन है इसका रेजिस्टेंस के ऊपर। आपको यदि याद है फर्स्ट ईयर में पढ़े थे कि कैसे वेरी करता था लेंथ ऑफ कोई कंडक्टर का टेम्परेचर के वेरिएशन से, याद है क्या आपको? जैसे हमने बताया था, याद कीजिए कि मान लीजिए डायरेक्ट बोलता हूँ, ऐसा कुछ पढ़े थे, एल नॉट माइनस सॉरी एल टी, एक बस डायरेक्ट बोलता हूँ, एल लेंथ का टेम्परेचर होता था, टेम्परेचर बोलता हूँ लेंथ होता था एक कंडक्टर का, ठीक है, एल लेंथ का कंडक्टर होता था। थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया मैं, एक मिनट। एल लेंथ का कंडक्टर होता था, इसको हम लोग टेम्परेचर जब देते थे, जब इसको टेम्परेचर देते थे कैंडल या फिर कोई भी सोर्स से, तो क्या होता था, इसका लेंथ बढ़ करके कुछ एक्स्ट्रा हो जाता था, तो इसका लेंथ डी बढ़ गया, ठीक है। तो ये लेंथ किस पे था, ये जो एल लेंथ था वो किस टेम्परेचर पे था, ये जो लेंथ था टेम्परेचर किस पे था, ये था आपका टी नॉट पे, मतलब कोई टेम्परेचर जब नहीं था। और ये जो लेंथ बढ़ गया, ठीक है, जो आपका लेंथ बढ़ गया, नया जो लेंथ मिला एल प्लस डी एल, ठीक है, उसको हम लोग बोल देते हैं एल टी, ठीक है। टेम्परेचर टी पे जो लेंथ था वो एल टी है, एल प्लस डी एल। तो हम लोग बोलते थे एल टी माइनस एल नॉट, एल टी माइनस एल नॉट मतलब एल प्लस डी एल माइनस डी एल माइनस एल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता था किस पे, इसके टेम्परेचर पे। ज़्यादा कन्फ्यूज हो गए क्या आप लोग? काम करते हैं, एक बार मैं इसको अच्छे से बताता हूँ। एक लेंथ होता था ऐसा, ठीक है, एल होता था लेंथ इसका, मान लेते हैं टेम्परेचर कितना था, कुछ भी टेम्परेचर था, टी नॉट था, ठीक है। अब जब टेम्परेचर दिए यहाँ से ऐसे ऐसे, तो इसका लेंथ बढ़ गया, कितने से बढ़ गया, डी एल से बढ़ गया। तो आप बोल सकते हैं एल था किस पे, टी नॉट पे, एल प्लस डी एल किस पे हो गया, टी नॉट को कैसे लिखेंगे, टी पे है ना, एल प्लस डी एल किस पे था, टी पे। और इसको मैं लिख लेता हूँ, ए एल नॉट है सपोज, और ए एल टी है। एल नॉट मतलब टेम्परेचर जीरो पे जो लेंथ है, एल टी जो टेम्परेचर टी पे जो लेंथ है, एल प्लस डी एल, और ये एल है। तो हम लोग का क्या बोलते थे, एल टी माइनस एल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था किसके, टेम्परेचर के। एल टी माइनस एल मतलब कहने का मतलब यह है, एल टी माइनस एल माइनस कीजिए क्या आता है, एल टी माइनस एल कीजिएगा तो क्या आएगा, एल प्लस डी एल माइनस एल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी, मतलब एक कट जाएगा कितना, डी एल जो है, ये जो लेंथ जो वेरिएशन है, ये जो वेरी करेगा लेंथ, ठीक है, वो किस पे डिपेंड करेगा कि कितना टेम्परेचर दे रहा है। जितना ज़्यादा टेम्परेचर देंगे उतना ज़्यादा ये वेरी करेगा, ठीक है। और किस पे डिपेंड करता है, और डिपेंड करता है कि इनिशियल लेंथ कितना है। छोटा लेंथ होगा तो छोटा वेरिएशन होगा, ये जो डी एल आएगा छोटा सा आएगा। तो बड़ा लेंथ होगा तो ये वेरिएशन जो आएगा डी एल का वो थोड़ा बड़ा हो जाता है, ठीक है। तो ऐसा है कहानी, एल जो छोटा होगा तो छोटा, तो एक और हम लिखते हैं यहाँ से, एक तो हम लोग लिखते ही हैं एल टी माइनस एल नॉट डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू टी, और एक और लिखते हैं एल टी माइनस एल नॉट इज डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू एल लिखते हैं, मतलब कि इसके इनिशियल लेंथ पे भी डिपेंड करता है। याद आ रहा है? एकदम वैसी सेम कहानी इस पर रिपीट होगा रेजिस्टेंस में। आर नॉट मान लेते हैं रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर है एट टेम्परेचर 0 डिग्री पे, 0 एक्चुअली लेते नहीं है, टेम्परेचर कुछ भी हो सकता है, 0 10 15 20 जो भी हो सकता है, बट आपके सिलेबस में ऐसी 0 डिग्री लेके करना होता है, क्योंकि फिर नहीं तो मार्क नहीं मिलेगा, कहीं काट देगा मार्क बोर्ड एग्जाम में, इसलिए हम उसी हिसाब से चल रहे हैं, 0 डिग्री मान रहे हैं। लेकिन आप ये मानिए सच्चाई जो हकीकत है, जरूरी नहीं कि हाँ 0 डिग्री से हमेशा स्टार्ट हो, 10 डिग्री से भी स्टार्ट हो सकता है, 20 डिग्री से भी स्टार्ट हो सकता है, कहीं से भी स्टार्ट हो सकता है। समझ में आ रहा है बात, क्लियर है? ठीक है, तो आर टी इज इक्वल टू यहाँ पे क्या है, ये है रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर एट टेम्परेचर टी नॉट, टी नॉट बोल रहा हूँ, रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर एट टेम्परेचर टी है, ये 0 डिग्री पे है, टी पे फिलहाल मैं यही मान के चल रहा हूँ, उसी को दिमाग में बैठा है। चलिए ये 0 डिग्री पे, ठीक है, मान लेते हैं कि 0 डिग्री से स्टार्ट हुआ है, रेफरेंस मान लीजिए 0 को, तो 0 डिग्री से स्टार्ट हुआ तो आर नॉट है टेम्परेचर उस समय। कोई कंडक्टर हमारे पास, ये मान लीजिए कंडक्टर है, इसका अभी टेम्परेचर जो 0 डिग्री है, इसका कितना है, इसका रेजिस्टेंस है आर नॉट, ठीक है। अब इसको मैं मान लिया नीचे से हीट दे दिया, इसका टेम्परेचर टी नॉट हो गया, तो उस टेम्परेचर पे इसका रेजिस्टेंस क्या हो गया, आर टी हो गया, क्योंकि मुझे पता है रेजिस्टेंस बढ़ता है टेम्परेचर बढ़ाने से, तो इसका टेम्परेचर मान लीजिए बढ़ के कितना हो गया, आर टी हो गया। तो जो चेंज इन टेम्परेचर आएगा, जो रेजिस्टेंस जो चेंज होगा
आर टी माइनस आर नॉट जो होगा, डेल्टा आर जो होगा चेंज इन रेजिस्टेंस, और किस पे डिपेंड करेगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, इनिशियल रेजिस्टेंस के। इसका कितना रेजिस्टेंस इनिशियल था, 10 ओम था ना, 20 ओम था ना, 30 ओम था, उस पर डिपेंड करता है। ठीक है, तो पहला पॉइंट आप समझ रहे हैं, जो चेंज होगा रेजिस्टेंस का, वो पहले तो जैसे मैं पहला कहानी बताया था इसका जो बताया था कि एक तो डिपेंड करेगा इनिशियल लेंथ पे, लेंथ ज़्यादा हुआ पहले जो इनिशियल लेंथ ज़्यादा होगा तो डेल्टा जो डी एल आएगा, जो चेंज इन लेंथ आएगा वो ज़्यादा आएगा। ठीक है, यदि सेकेंड पॉइंट चेंज इन लेंथ जो डी एल है, ये टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो डी एल ज़्यादा होगा। 2 पॉइंट है, तो इसमें भी 2 पॉइंट आएगा। चेंज इन रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा यदि इनिशियल रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा तो, और चेंज इन रेजिस्टेंस एक बार और ज़्यादा होगा यदि टेम्परेचर ज़्यादा हुआ तो। टेम्परेचर ज़्यादा बढ़ाइए तो ज़्यादा आपको चेंज इन रेजिस्टेंस मिलेगा, ज़्यादा इनिशियल टेम्परेचर रेजिस्टेंस रखिए तो ज़्यादा आपको चेंज इन रेजिस्टेंस ज़्यादा दिखेगा आपको। ठीक है, डेल्टा आर में ज़्यादा चेंज आएगा। तो यहाँ से कंबाइन करेंगे दोनों इक्वेशन को, क्या लिख सकते हैं, आर टी माइनस आर नॉट इज डायरेक्ट टू आर नॉट टी लिख सकते हैं। दोनों को कंबाइन कर दिए एक साथ। यहाँ से प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाइएगा तो क्या आएगा, आर टी माइनस आर नॉट, जब एक साइन हटाएंगे प्रोपोर्शनलिटी तो क्या आएगा, आर टी माइनस आर नॉट इक्वल टू जाएगा अल्फा आर नॉट, क्या लिखे हैं, टी। ठीक है, अल्फा आर नॉट टी। और यहाँ से अब देखिए तो आर टी इक्वल क्या हो जाएगा, आर नॉट प्लस अल्फा आर नॉट टी। यहाँ से आर नॉट कॉमन चल जाएगा तो जाएगा आर टी, जो फाइनल टेम्परेचर फाइनल रेजिस्टेंस जो होगा वो जाएगा आर नॉट, जो इनिशियल रेजिस्टेंस है, 1 प्लस अल्फा टी। अल्फा क्या आता है, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी होता है, इसको पढ़ते हैं कोएफिशिएंट ऑफ, जैसे वहाँ होता है थर्मल एक्सपांसन। ठीक है, ये जो अल्फा, यहाँ पे भी अल्फा लिखते थे, यहाँ पे भी इसको मैं लिख ही देता हूँ, दोनों को कंबाइन लिखते थे कैसे, इसको लिखते हैं अल्फा एल नॉट टी। ठीक है, अल्फा एल नॉट टी। ठीक है, तो यहाँ से एल टी एल नॉट होता था इनिशियल रेजिस्टेंस, तो यहाँ से क्या होता था, एल टी इजिकल टू एल नॉट प्लस अल्फा एल नॉट टी। ये फर्स्ट ईयर पढ़ाया गया था, आपको याद कीजिए। यहाँ हम लोग अल्फा को जो होता है, अल्फा जो होता है इसको बोलते हैं कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन। अल्फा वहाँ पे जो होता था कोएफिशिएंट थर्मल एक्सपेंशन, यहाँ पे अल्फा क्या कहलाएगा, कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल रेजिस्टेंस। ठीक है, कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल रेजिस्टेंस। तो अल्फा का वैल्यू यदि निकालना चाहते हैं तो क्या निकल के आएगा, देखिए तो यहाँ से अल्फा आर नॉट टी इक्वल टू आर टी माइनस आर नॉट होगा, तो अल्फा इक्वल क्या हो जाएगा, आर टी माइनस आर नॉट अपॉन आर नॉट टी। ठीक है, तो यहाँ पे हमने लिख दिया अल्फा क्या कहलाता है, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी है, आई टी इज कॉल्ड कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। ठीक है, या कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल रेजिस्टेंस भी बोल सकते हैं आप। तो इसका डेफिनेशन भी लिखा जाता है कोएफिशिएंट अल्फा का, टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस अल्फा मे बी डिफाइंड एज चेंज इन रेजिस्टेंस। ठीक है, चेंज इन रेजिस्टेंस, इसको आर टी माइनस आर नॉट क्या है, चेंज इन रेजिस्टेंस डी आर है। ये बात समझ रहे हैं क्या, आर टी माइनस आर नॉट डी आर है, आपको समझ में आ रहा है। मान लीजिए यहाँ पे एक रेजिस्टेंस को हम लोग ऐसे सर्किट सिंबल में से दिखाते हैं। तो मान लेते हैं इनिशियली इसका रेजिस्टेंस आर था। ठीक है, जब टेम्परेचर कितना था, जब टेम्परेचर 0 डिग्री था, जब टेम्परेचर टी हुआ तो इसका रेजिस्टेंस बढ़ गया कितना, इसका रेजिस्टेंस हो गया आर प्लस डी आर, कुछ ना कुछ चेंज हो गया रेजिस्टेंस में। तो इसको हम लोग आर टी बोल रहे हैं, इसको हम लोग आर नॉट बोल रहे हैं हम अपने केस में। तो आर टी माइनस आर नॉट कीजिएगा तो कितना आएगा, आर प्लस डी आर माइनस आर, तो आर से आर कट जाएगा तो डी आर आएगा। ठीक है, तो वहीं तो बोल रहा है। तो ये आर टी माइनस आर नॉट क्या है, डी आर है, डी आर अपन आर नॉट टी भी बोल सकते हैं इस तरीके से। तो यहाँ से डेफिनेशन लिखिए, पढ़िए इसको रिलेट करते हुए। डिफाइंड है चेंज इन रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर पर यूनिट इनिशियल रेजिस्टेंस, पर यूनिट आर नॉट इनिशियल रेजिस्टेंस, पर डिग्री सेंटीग्रेड राइज ऑफ टेम्परेचर, पर डिग्री सेंटीग्रेड राइज ऑफ टेम्परेचर। ठीक है, इसको हम लोग अल्फा बोलते हैं। ठीक है, इसको याद कर लीजिएगा, समझ में आ गया कैसे होता है टेम्परेचर कोएफिशिएंट अल्फा कैसे डिफाइन करते हैं। ऐसा यूनिट की बात की जाए तो कितना हो जाएगा, ये देखिए ये डी आर है, इसका रेजिस्टेंस माइनस कीजिएगा तो वही रेजिस्टेंस का वैल्यू ऐसा यूनिट क्या आएगा, वही रेजिस्टेंस ही आएगा, समझ रहे हैं। और आर का तो खुद रेजिस्टेंस, तो ओम कट के ओम कट जाएगा तो बचेगा सिर्फ टेम्परेचर का ऐसा यूनिट क्या जाएगा, सेंटीग्रेड इनवर्स या फिर केल्विन इनवर्स हम लोग बोलते हैं। ठीक है, और एक छोटा सा ये लाइन याद कर लीजिए, अल्फा फॉर मेटल इज ग्रेटर देन अल्फा प्लस फॉर एलॉय। अल्फा फॉल नहीं फॉर, है ना, फॉल बोल दिया मैं, सॉरी, अल्फा फॉल नहीं, फॉर मेटल इज ग्रेटर देन अलॉयज। इसके ऊपर भी आप बोलिएगा थोड़ा सा, इसका एक छोटा सा बात होता है, देखते हैं।
जरूरत पड़ेगा तो उसको एक्सप्लेन कर देंगे, नहीं तो कोई बात नहीं, आपके लिए मोर देन सफिशिएंट हमने बता दिया है, इतना याद रखिए। ठीक है, और अच्छे से पढ़ाई कीजिए, जितना बोले हैं उसको ध्यान दीजिए और कंसंट्रेट कीजिए पढ़ाई पे। ठीक है, मन लगा के पढ़ाई कीजिए, टाइम पास मत कीजिए। ठीक है, कल का इंतजार मत कीजिए, कल कभी नहीं आता। ठीक है, तो हर किसी को पता है, तो इसलिए उम्मीद करते हैं आप लोग इस चीज़ का ध्यान देते हुए पढ़ाई पे फोकस कीजिएगा, रेगुलर रहिए। ठीक है, रेगुलर रहना बहुत ज़रूरी है, डेली कुछ ना कुछ नया सीखिए। ठीक है, आप उम्मीद करते हैं एकदम आज जोश में आइए, जोश में पढ़िए एकदम, है ना, एकदम फाड़ दीजिए, रगड़ के रख दीजिए इस बार। ठीक है, एक टॉपर बन के दिखाइए यार, तब तो मज़ा आएगा, टॉपर तो बनिए कॉलेज का, और वो जो फील आएगा ना वो अलग फीलिंग होगा। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम, और आगे बढ़ते हैं मतलब कि आप ख़त्म करते हैं। ठीक है, और आप आगे बढ़िए। ठीक है, आप आगे बढ़िए, हम इसलिए बोले आप आगे आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़िए आप लोग। ठीक है, मेरी शुभकामनाएं आपके साथ है, धन्यवाद, रखते हैं, चलिए अब।